जी आप सुन सकते हैं जी। Yes, sir. We can listen to you. आई थिंक सो नेक्स्ट वीक जो है वो हमारी लास्ट मीटिंग होगी, ऐसा ही है। Yes, sir. Hopefully. होपफुली ऐसा ही है। तो इस तरह करें कि जिसने बात करनी है ना हैंड रेज कर लें, सारे माइक ऑन करें तो डिस्टॉर्शन होती है। हेलो, अनीफ आप हैंड रेज करें ज़रा। ओके। Yes, sir. क्या बात हो रही थी हमारी? Sir, you were telling us about narrative, sir. नैरेटिव। नैरेटिव पे बात करने से पहले मैं एक बात कंप्लीट कर लूँ कि हमारा कोर्स आउटलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक सो ये लास्ट टॉपिक है या एक और टॉपिक रह रहा होगा स्मेटिक का। तो कमिंग वीक में हमारा लास्ट क्लास है, उसके बाद तो मेरे ख्याल ज्वाइन नहीं होंगे। तो थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ टूवर्ड्स एग्जामिनेशन। मैंने ये डिसाइड किया है कि हम मिड टर्म से ऑनवर्ड बाद वाला वो सारा इंक्लूड करेंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए। मिड टर्म से अर्लियर जो था उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा फाइनल में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मसला हुआ तो फिर शायद कोई एक दो टॉपिक ले लूँ, क्योंकि हमें कोई 150 क्वेश्चंस बनाने हैं। इतने तो टॉपिक भी नहीं है, एक एक पेज को भी अगर इंक्लूड करें तो सारा ही उसमें कवर हो जाएगा। तो जिस तरह अभी आज की प्रेजेंटेशंस आपने देखी, वो एक टॉपिक था, आर्टिकल था, उस आर्टिकल में से प्रेजेंटर्स ने कुछ कुछ हिस्से को सिलेक्ट किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। तो चेगो के मैं स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको सवाल बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मुझे वो आर्टिकल ज़रूर करने पड़ेंगे। जो आर्टिकल मैं दे रहा हूँ वो एक्चुअली आपके टॉपिक को कवर करते हैं। उन आर्टिकल को मुझे देखना पड़ेगा, उसके बगैर क्वेश्चन पेपर बनेगा नहीं। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कि आप उन आर्टिकल्स को अच्छी तरह से सेल्फ रीडिंग करें, गो थ्रू करें। कोई इश्यूज़ हों, कोई डिस्कस करनी हो बातें तो नेक्स्ट क्लास में कर लें, अदरवाइज़ भी आप ईमेल के थ्रू या बात हम कर सकते हैं, आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट इज़ माय ओपिनियन। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कोई बात कहनी है तो आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी कॉमन जो बात डिसाइड होगी वो ज़्यादा बात ठीक होगी। मैं अलाउ कर देता हूँ, अनम्यूट आप कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन सारी क्लास एक साथ ना करें, डिस्टॉर्शन होती है, बात नहीं सुनी जाती। तो जस्ट विद इन अ मिनट और टू अगर कोई बात करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आलिया शरीफ है। सर जैसे आपने मिड टर्म का वो सिलेबस हमें सीएमएस पे अपलोड कर दिया था, ऐसे काइंडली फाइनल का भी कर दें। जी बिल्कुल, ये नेक्स्ट क्लास के बाद आफ्टर मिड के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, फ़ोल्डर पूरे का पूरा अपलोड कर दूंगा। उसमें जो पावर पॉइंट स्लाइड्स मैंने शेयर की, जो आर्टिकल्स मैंने दिए आप लोगों को, और जो स्टूडेंट्स ने उन आर्टिकल्स से मतलब अपनी प्रेजेंटेशन दी, वो सारा कुछ होगा उसके अंदर शामिल होगा। थैंक यू सर। जी कुछ और?
चलें ठीक है, मेरे ख्याल हम इसको पढ़ते हैं, ख़त्म करें इसको। टाइप्स ऑफ नैरेटिव रिसर्च, आई थिंक सो ये तो रीडेबल है, आपको विजिबल है ना स्लाइड, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। ओके यस सर, विजिबल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो अननेसेसरी अपने माइक अनम्यूट मत करें जी। टाइप्स ऑफ नैरेटिव रिसर्च में है डॉक्यूमेंट्स ऑफ लाइफ, इसमें आते हैं ओरल स्टोरीज हैं, पर्सनल नैरेटिव्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स, लाइफ राइटिंग, एथनो हिस्ट्रीज, नैरेटिव इंटरव्यूज, life stories and life histories, ethno-psychologies, ethnographies, popular memoirs, autobiography, personal documents, personal-centered ethnographies, autoethnographies, and Latin American testimonies. टाइप्स ऑफ नैरेटिव रिसर्च जो मेजर हैं वो तीन है, बायोग्राफिकल स्टडी, ऑटोबायोग्राफी और पर्सनल एक्सपीरियंस स्टोरीज। एग्जांपल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ नैरेटिव डिजाइन आप देख सकते हैं, राइट बॉटम में लिखे हुए हैं। तो ये वाले जहाँ मेरा कर्सर इस वक्त है और वो जो सर्कल में है ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, उन्हीं में से ये नाम यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें, एक तो टाइप्स ऑफ नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन एक बात है, और दूसरा है नैरेटिव रिसर्च। तो रिसर्च की टाइप की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नैरेटिव रिसर्च, बट डिज़ाइंस आर ऑलमोस्ट मोर देन अ डजन, वेयर एज फॉर्म्स जो है डिज़ाइंस की वो कोई 8 है। तो ये बातें ध्यान में रखने वाली। Here is a history of narrative research. Different authors, different historians of narrative research have given their point of view. Epistemology and ontology mean इसकी knowledge of sources के हवाले से और ontology of narrative research के हवाले से कुछ examples यहाँ पे given है। Epistemology looks at the validation of knowledge, that is fact as opposed to opinion. The question rises as to accuracy of the story, looked at objectivity even though it must be viewed in its socio-cultural context. तो हम स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, स्टोरीज की बात कर रहे हैं, तो स्टोरी का जो सोर्स है, स्टोरी का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ से आई है, एक्चुअली उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। The narrative gives one's individual view to be assessed on its merits. That is, validation is possible only by corroboration from another narrative. So the key focus is on single individual report, re-story using chronology, describe the context of the story in details, report the themes and collaborate closely. Whereas these are the individual experiences, पहले भी हमने इससे बात की है, chronology of experiences, collecting individual stories, restoring, coding for themes, organizing the story into a problem, solution, narrative, structure, context of setting and collaboration. This is the process of collaborating information and presenting it according to the nature of this research. Narrative research is set out by the validation of the audience to be validated. It's useful part of the social science investigation, but may not stand alone, being used for evidence and support for the conclusion of a report. Whether or not it is a part of great presentation or whether it is standalone piece of research, it has to be accepted on its own merits as individual experiences and interpretation thereof. So this is about the sources of information and its validation that comes from stories and how it is
incorporated according to the validation of its nature. These are the steps used in conduction of narrative research. You can see it starts from the identify of the problem. As earlier I have multiple times I have explored that whatever the nature of the research is, whatever the type of research is, the process of conduction of research remains same, with more or less some addition or reduction of the steps. So as usual for the other research, the similar step is same. The first step, that is the identification of phenomena to be addressed. Then purposefully select an individual from whom you can learn about the phenomena. इस तरह हमने पहले पढ़ा कि इसके अंदर आइडियल पॉपुलेशन जो है वो अलोन पार्टिसिपेंट है. सो सेकंड स्टेप में आपने जिससे स्टोरी सुननी है, फिनोमेना के बारे में जानना है, उसको आपने सिलेक्ट करना है. और ये पर्पसिव सैम्पलिंग है, पर्पसफुली सिलेक्ट. आई एम आस्किंग अबाउट द नेचर ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्शन, दैट इज पर्पसिव. Step 3, collect stories from that individual that reflect personal and social experiences. So the data collection type here is the collection of the stories. ये दो तरह की हो सकती हैं. वो have them tell their stories or collect other field texts. Then comes step 4. It includes build in past, present, future, might be in place or setting or describing their story. Then analyze their story for themes. उसमें से जो themes निकलेंगे, यानी नैरो डाउन करेंगे हम उस सारी बात को. नैरो डाउन करते हुए themes से बन जाएंगे, तो फिर हम collaborate with the participant storyteller in all phases of research. Then write a story about the participants' personal and social experiences. Finally, validate the accuracy of the report, and it will be validated by the people, individuals, जिनको आप सर्व करेंगे, देंगे, जहाँ सेल करेंगे स्टोरी, वो इसको वैलिडेट करेंगे. So step 1 to 7, all these steps involved in the conduction of narrative research. It's very important component of this methodology, of this topic. I hope that you will certainly make sure that you are well aware about the steps involved in conduction of narrative research. Now I would like to discuss the designs. इस तरह हमने एक पिछली स्लाइड में पढ़ा था डिजाइंस, तो वही यहाँ डिटेल में बताए हुए हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नैरेटिव रिसर्च के. तो डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो जी हनीफ, डू यू वांट टू से समथिंग? No, sir, it's fine, sir. Okay. I think so. Is it readable? Yes, sir, we can expand it by touching it. Touching the screen, we can expand, then we can easily read it. Okay. Okay. So I was talking about the designs. तो किस तरह से हम इसके डिज़ाइन फॉलो करते हैं कंडक्ट करते हुए नैरेटिव रिसर्च. तो ये मल्टीपल है, स्टार्टिंग फ्रॉम who writes and records the story, how much of life is recorded, who provides the story, is a theoretical lens being used, can narrative forms be combined. Then we go towards the biography, life histories, teacher stories, different elements, autobiography, personal experiences, children's stories, and their examples accordingly. We have to reply 5 types of questions, starting who, what, how, where, and when. So starting from these notions, we have to extract the meanings from those stories. Possible concern in the narrative research story
authenticity, faking the data possible, distortion of data, self-reported information, is the story real, horrific or raw to record. So to know about this, a number of data collection methods can be used as the researcher and the research subjects work together in collaborative diagnostic relation. A logic relationship data can be in the form of field notes, journal records. ये बातें हमने डिस्कस पहले की हुई हैं. अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो ये हो सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन या व्हाट आर द शेप्स ऑफ डाटा कलेक्शन टू कंडक्ट नैरेटिव रिसर्च. उसके लिए ये आंसर हो सकता है. स्टेप्स इन कंडक्टिंग नैरेटिव रिसर्च. जब हमने कंडक्ट करना है तो 7 स्टेप्स हैं जो पहले हम इन पर बात कर चुके हैं. इसी को रीशेप करके दोबारा से बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है फिनोमेना, फिर आपने पर्पसफुली सिलेक्ट करना है. ये रेपिटेशन है उसकी. आई थिंक सो आई शुड मूव अहेड. नैरेटिव एनालिसिस की तरफ आइए जी. तो कोड फॉर थीम्स इंडिपेंडेंटली, engage in a reciprocal process, integrate the narratives, create a summative thematic narrative, check trustworthiness of data. So these are the 5 steps involved in narrative analysis. Here are some I think so. Go ahead. आगे चलते हैं. ये वही रेफरेंस है बुक का जो चैप्टर 6 का प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया था. तो here are some advantages and disadvantages of narrative design. As far as advantages of narrative research design are concerned, these are: it can provide a holistic picture, it provides rich information about a multitude of phenomena, it is open to interpretation, it can be revisited over and over. A close relationship between researcher and participant, it is useful for studying a limited number of cases in depth. So these 4 are the advantages, whereas the disadvantages of this narrative research design are: it is unsuitable for large number of people, participants due to the time commitment. Disadvantage and disadvantage comparison, basically based on the approach, because this is a qualitative approach. So in qualitative, you know, the large number of participants is not recommended. The researcher must be cautious about the distinction between the events as lived and the events as told, and avoid the illusions of causality. In other words, a correlation between 2 variables does not mean that one variable caused the other. ये causation और cause and effect वाली बात नहीं होती जिस तरह हम सेक्शन में करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं. The researcher's personal biases and subjectivity may influence the results. Sure, वो जो स्टोरी टेलर है और जो उससे सुन के इंफॉर्मेशन उसको नरेट करना चाह रहा है, उसका पर्सनल बायस जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है. ये एक एग्जांपल है जी पर्सनल नैरेटिव एग्जांपल की. ये टाइटल, इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, मिडल इवेंट्स क्या होंगे, एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगी और कंक्लूजन क्या होगी. Listen carefully what I am going to ask you. Inshallah, I must ask you in the final exam about any of the personal narrative example in any of the subjective question. So you are supposed to learn about the components of personal narrative. These components are: number 1, title; number 2, introduction; number 3, beginning of the story; 4, middle events; 5, end of the story; and 6 is the conclusion. And I hope personal narrative will be different for each other. तो ये आप पहले से ना कोई बना के रख लें. हर किसी का अपना होगा, अलग होगा, ये काफ़ी नहीं हो सकेगा. तो माफ़ कीजिएगा, वहाँ जिस तरह यूज्ड टू है लोग कि भी एक ही चीज़ पर दूसरा नाम लिख लेता है, इस तरह का करके बैठिएगा. ये बात मेरी समझ आई है. अभी मैंने लास्ट पे क्या कहा है?
सर जरा अगेन एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। किसी एक को कोई पता चला हो कि ये बात मैंने क्या कही है? कर देता हूँ मैं, लेकिन मुझे यस सर, मोहम्मद कासिम है। यस कासिम सर साहब, आपने ये कहा है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, लेकिन स्टोरी सबने अपनी अपनी लिखनी है, ये रिपीट ना हो, सेम ना हो, सबकी कॉपी पेस्ट ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है जुबैर, जो आपने सुना है कि मोहम्मद कासिम से, मैंने यही कहा। जो डुप्लीकेट हुई वो मैंने कैंसिल कर देनी है। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। सर हमें आंसर में हमने आंसर में एक स्टोरी डेवलप करनी होगी यही बता रहा जो हूँ इन कि आप तमाम कंपोनेंट्स पे बेस करती होगी। पर्सनल नैरेटिव, आप ओके इसको पढ़े नेक्स्ट एग्जांपल को कि इसमें वो क्या कह रहा है। स्टोरी तो डेवलप आप नहीं करेंगे मेरा ख्याल है, क्यों जी? हेलो, सर आई थिंक स्टोरी डेवलप नहीं करनी, बल्कि अपने अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है हमने। चलें, ये आप लोगों पे है कि आप क्या करते हो। आपके सामने एग्जांपल जब रख दी है तो एग्जांपल को देख के तो कोई काम बंदा कर सकता है ना, क्या ख्याल है? यस सर। हाँ थैंक यू। हमने नरेटर को आप देख लें डायग्राम में किस तरह पिक्टोग्राम में प्रेजेंट किया हुआ है कि आथर जो है वो राइट करता है स्टोरी, नरेटर जो है वो टेल द स्टोरी, और जो कैरेक्टर है वो एक्ट करता है स्टोरी को। दिस इज द नरेटिव प्रोसेस बेसिकली। अगर आप देखना चाहें कि कोई रीडिंग्स क्या हैं वो मैंने पहले भी बताई हैं, यहाँ भी आपको सामने शो हो रही है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई बात, हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, अगर कोई बात डिस्कस करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर ये डिफरेंट आथर, नैरेटर एंड एक्टर, ये तीन को थोड़ा सा बयान कर दें अगर आप। मैं कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस वन, यस सर। एक है स्टोरी लिखने वाला। आप रिसर्चर जो है स्टोरी लिखने वाले से नहीं मिल रहे, स्टोरी टेलर से मिल रहे हैं। स्टोरी टेलर ने स्टोरी सुना दी, रिसर्चर ने उसको सुन के अकॉर्डिंग टू द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस रिसर्च उसने आगे उसको अपना रिपोर्ट किया। तो रिसर्चर जो है वो रिपोर्टर है आफ्टर कंडक्शन ऑफ रिसर्च। उसने नरेटर से सुना कि वो जो स्टोरी टेलिंग में चीज़ें बता रहा है उसको तीन हिस्सों में, जिस तरह वो हमने अभी देखा एग्जांपल में किस तरह करता है। एक्ट बेसिकली एक्ट आउट अ स्टोरी उसके अकॉर्डिंग टू दैट इज, आप बेहतर जानते हैं जो प्ले है, जो एक्टर्स कैरेक्टर्स काम करते हैं, प्ले एक्ट करते हैं, एक्चुअली किसी स्टोरी को प्ले कर रहे होते हैं ना। तो इस तरह से उसने इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ऑथर बेसिकली इज द क्रिएटर, वेयर एज जो उस पर प्ले कर रहा है, एक्ट कर रहा है, दैट इज द कैरेक्टर, बट द मिडल मैन हियर इज द नरेटर। जी चलें जी। सर वालेकुम सर। जी जी बोलें, कौन कौन बोलना चाहता है? हनीफ साहब आप बोलें, शगुफ्ता परवीन बोलें। Sir, I wanted to submit, when we create a story, and are we supposed to give its headings as well as you have given on the left hand side? जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? जी जी फरमाइए। हनीफ, यू आर आस्किंग फॉर दिस? Yes sir. Are we supposed to give title, introduction, beginning of story, these things as well together with the story? Yes, yes.
And sir, while giving these titles, can we add some more as well? For example, there are some other terms as well. For example, the setting, the conflict, the rising point, the resolution. Can we add these points as well, sir? You are allowed to add these points, but I advise you, the time will be short, so keep in mind the time, and relatively you should work. At least these points must be given there. If you can add, you are welcome. Okay, sir. Thank you. Who was somebody else was talking about? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जुबैर। सर आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आप बोलें। सर मैं सिलेबस के बारे में कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बोले। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ आर्टिकल सर फाइनल में एक्सक्लूड कर दिए जाएं, तो काइंडली ये हमारी रिक्वेस्ट है टू फ्रॉम ओवरऑल टू क्लास। तो वो पेपर कैसे बनाऊंगा मुझे बताएं। 150 क्वेश्चंस बनाने हैं मुझे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने हैं 30। अगर मैं आर्टिकल इंक्लूड ना करूं, अगर जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए ही रख लिया जाए तो काइंडली ये भी हमारे पे आसान होगा आपका। नहीं भाई, वो आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है ना। यूनिवर्सिटी हमें ये कह रही है कि आप 30 सब्जेक्टिव बनाएं और 150 ऑब्जेक्टिव बना के दें, उनमें से उन्होंने सिलेक्ट करके आपको सर्व करने हैं। तो सर एक्चुअली सिलेबस काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर वही समझ नहीं आनी कुछ भी। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है ये कि एक दो अगर आर्टिकल एक्सक्लूड कर दे तो काइंडली मेहरबानी होगी जरा। मैं अगली क्लास में आर्टिकल 1 तो और डाल रहा हूँ, ठीक है, ये आप देन में रखें। तो ये सर सजा होगी फिर हम? नहीं सजा नहीं, आप तो उल्टा चल जाते हैं ना। मैं मिड से पहले वाला सारा एक्सक्लूड कर रहा हूँ और आप आगे बढ़ रहे हैं कि जो 2 आर्टिकल किए वो भी मैं निकाल दूँ, तो ये तो नहीं हो सकता, सॉरी। चले ठीक है सर, मतलब ठीक है। मुझे आप बताएं ना कि क्या मैं पेपर कैसे बनाऊंगा, कहाँ से बनाऊंगा। सर पहले भी हमने काफ़ी जो है ना आर्टिकल पढ़े हुए हैं। सॉरी, मैं सारे ओवरऑल तो एक्सक्लूड करने की बात नहीं कर रहा। आपको याद ही नहीं आ रहा, मैंने पहले कह दिया कि मैं मिड से ऑनवर्ड सारा कुछ ले रहा हूँ, मिड से पहले ले ही नहीं रहा। आप पता नहीं तब सुना है आपने कि नहीं, आप थे क्लास में तब? जी सर मैं क्लास में था। वो सुने आपने कि मैंने क्या कहा है कि मिड से पहले वाला नहीं ले रहा, कोशिश करूँगा कि सिर्फ मिड से ऑनवर्ड में। फिर उसमें क्या मसला है सर? आर्टिकल जो है ना सर थोड़ा सा मामला क्रिटिकल हो जाना है, तो इसलिए क्योंकि और भी काफ़ी अभी डिस्कशन बोर्ड रहते हैं, कुछ की असाइनमेंट्स रहती हैं। यार मुझे बाकियों का मसला नहीं है। मैंने मिड के बाद ना कोई असाइनमेंट दी है, ना मैंने कोई डिस्कशन बोर्ड दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। और मैंने वही आर्टिकल जो दिए थे वही आप लोगों से असाइनमेंट के जरिए करवाए हैं प्रेजेंटेशन से, ताकि वो क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, आप ज़रा तसल्ली से आज गिन लीजिएगा आर्टिकल हैं कितने। जी ठीक है सर। हाँ जी ठीक है, फिर हम इसको बंद करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। May God bless you, sir. May you live long, sir. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइए अनम शहजादी। सर मैं आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी थी, क्या मुझे अलाउ कर दें नेक्स्ट वीक में मैं प्रेजेंट कर दूं? आप जान छोड़ती हो कि नहीं छोड़ती, क्या चाहती हो? मैंने पहले, खुदा का नाम है, मैंने क्या आपको समझाया है? टॉपिक हमारा कोई और था जब हमने इसमें बात करनी थी, आप अभी बीच में वही उधर ही खड़ी हो। चले फिर, शायद मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आपको मेरी नहीं आ रही, मैं कुछ कह नहीं सकता। जी कासिम, आप कोई बात करना चाह रहे थे? नो सर। ओके थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम।